हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे सीटेट 2023 के बारे में। और सीटेट 2023 इस बार जो आपके पास ऑफलाइन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आज आपके लिए लेकर आया हूँ दो क्वेश्चन पेपर है, ऑफलाइन है। एक आपके पास 2018 का रहेगा और दूसरा आपके पास यहाँ पे 2020 का क्वेश्चन पेपर आपके देखने को मिलेगा। और ये पेपर आपके पास पेपर 2 है। हालांकि अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ सिलेबस आपके पास सेम एज इट इज़ देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन 30 मार्क्स का पेपर 1 में भी एज इट इज़ आपके पास देखने को मिलता है और पेपर 2 में भी। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा आपको क्राइटेरिया देख लीजिए। साइकोलॉजी सेक्शन, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल स्टडीज़ एंड इंग्लिश एंड हिंदी। तो ये आपके पास सिलेबस है। सिलेबस नहीं, आपके सब्जेक्ट हम इसको कहेंगे। सिलेबस इसमें और अंदर डेप्थ में जाकर आएगा, वो मैं आपको सिलेबस आपको लिखवा दूंगा। अगर आपको लगेगा कि सिलेबस आपने लिखना है तो टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे सिलेबस बनाकर मैं दे दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो 30 मार्क्स आपके देखें यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन के। पेपर 2 की हम बात करें, 30 मार्क्स आपके पास साइकोलॉजी सेक्शन हो गया पेपर 2 में। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड साइंस वालों को 60 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक उसी तरह सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस इसको अगर आप कहें तो 60 मार्क्स आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी कि कहने की क्या बात है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस से आपने भरा है तब भी 60 मार्क्स आपके अपने सब्जेक्ट के रहेंगे। अगर आपने सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस से भरा है तब भी आपके पास 60 मार्क्स यहाँ पे आपके अपने सब्जेक्ट के रहेंगे। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई आर्ट्स वाले हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल वाले, तो मेडिकल नॉन मेडिकल की अपनी फील्ड है, आर्ट्स वालों की अपनी फील्ड है। साइकोलॉजी सेक्शन दोनों को सेम रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश दोनों को सेम रहेगा। दोनों मतलब तीनों, आर्ट्स मेडिकल और नॉन मेडिकल जो आपके पास हैं और साथ में आर्ट्स वाले, इन सभी के लिए आपके पास जो कॉमन रहने वाले टॉपिक है इंग्लिश है, हिंदी है और आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पे साइकोलॉजी है। तो 30 मार्क्स इंग्लिश, 30 मार्क्स का हिंदी आपके पास रहेगा और साइकोलॉजी आपके पास 30 मार्क्स का रहेगा। यानी कि 90 मार्क्स आपके पास कॉमन है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट आपके हैं 90 मार्क्स के। दूसरी बात, अभी क्योंकि पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको करवाने वाला हूं स्पेशली, हम कौन सा सेक्शन आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो स्टूडेंट है सोशल स्टडीज़ या कहे इसको सोशल साइंस, 60 मार्क्स का। तो यहाँ पे सीटेट की जो प्रिपरेशन मैं आपको करवाने वाला हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आपका अगस्त में है तो अगस्त तक काफ़ी समय आपके पास है। और मेरे पास अभी अगस्त तक वैसे तो आपके पास कोई नहीं, ऑनलाइन क्लासेस को छोड़कर अगर आप देखें तो वैसे मैं आपके फ्री हूँ। यूट्यूब पर मैं जो आपके क्लासेज लेकर आऊँगा वो सीटेट से रिलेटेड आपके देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे सोशल स्टडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 60 मार्क्स प्लस आपके 30 मार्क्स हो गए यहाँ पे साइकोलॉजी की। तो अगर 150 की मैं बात करूँ, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 आपको देखने को मिलेंगे। 150 में से आपको जो प्रिपरेशन करवाऊंगा वो 90 मार्क्स की, ठीक है। ना तो मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन कराऊंगा, ना ही मैं हिंदी की, ना ही मैं आपके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस की। लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन और SST सेक्शन ये आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा अगर आपका यहाँ पे साथ रहा। अगर मुझे स्टूडेंट लगा कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और सच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि पहले मैं अपने अगर मैं बात करूँ तो एक बार मैं ऑफलाइन और एक बार मैंने ऑनलाइन, दोनों मोड में मैंने एग्ज़ाम दिए हैं और दोनों मोड से मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई है। ऑफलाइन वाला मेरा 2018 वाला क्वालिफाई है और ऑनलाइन की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन मैंने अभी जो है 2023 में अभी आपके जो रिजल्ट आए हैं अभी हाल ही में, वो मैंने एग्ज़ाम दिया था। जस्ट मैंने इसके लिए दिया था कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कैसा है। तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, सेम टॉपिक थे, सेम चीज़ें हैं। बस इतना आपके इसमें अच्छी बात है, ऑनलाइन मोड में एक बेनिफिट आपके लिए ये था कि अगर आप पेपर 1 पेपर 2 जो भी आपने चूज़ किया है, चाहे पेपर 1 इंग्लिश है चाहे पेपर 2, तो आपको उस हिसाब से खुद ही अपने आप आ जाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि ऑफलाइन में आपके पास अगर आप ऑफलाइन का पेपर देखें तो 2 जगह आपके इंग्लिश सेक्शन दिया होगा, 2 जगह हिंदी सेक्शन दिया होगा। तो अगर आपका पेपर 1 इंग्लिश है तो पहले वाली इंग्लिश करनी है, अगर पहले पेपर 1 हिंदी है तो पहले वाली हिंदी आपने करनी है। तो इस तरह से आपको इसमें चूज करना होता है। तो इसमें थोड़ा सा आप गलती कर सकते हैं ऑफलाइन में, जबकि ऑनलाइन में ऐसी संभावना आपकी गलती की नहीं रहती है। अब आज की क्लास आपकी सिर्फ इसको लेकर नहीं है कि आपके पास सिलेबस क्या है। और अच्छा, पासिंग मार्क्स की अगर मैं बात करूँ वही सेम क्राइटेरिया जो स्टेट टेट के अंदर है। 90 मार्क्स जनरल वालों को लेते हैं, कैटेगरी में अगर आप हो तो 82 मार्क्स आपको लेने होते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आपकी सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं है कि आपके पास क्या है, कैसे हैं सिलेबस। आज की क्लास आपकी इससे रिलेटेड है कि एक बार मैं 2018 का देख लेते हैं पहले, क्योंकि 2018 का पहले देख लेते हैं, फिर 2020 का हम यहाँ पे पेपर देख लेंगे। तो साइकोलॉजी सेक्शन क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा,
इसके अलावा पेपर 2 में आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल कोई भी आपने अगर भरा है कोई दिक्कत नहीं, साइकोलॉजी सेक्शन तो आपके देखने को मिलेगा। पहले इसमें 30 क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते थे, अब इसमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि इस बार जो मैंने एग्जाम देखा उसमें कैसे प्रश्न पूछने की संभावना उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार एग्जाम समझ गए कि एग्जाम आपके कैसे आता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या आपके लिए रहेगी एग्जाम क्वालिफाई करने में। बहुत बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके रहते हैं, चाहे स्टेट टेट की भी बात करूँ चाहे आपके पास सेंटर लेवल के टेट की अगर हम बात करें। तो यहाँ पे साइकोलॉजी सेक्शन सबसे पहले आपके लिए लेकर आता हूँ, और क्योंकि साइकोलॉजी सेक्शन आपके पास सभी के लिए कॉमन है तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने ध्यान देनी कि साइकोलॉजी सेक्शन में जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 तरह से बनते हैं। एक है स्टूडेंट सेंटर, दूसरा आपके पास टीचर सेंटर, और तीसरा आपके पास आपके हिसाब से पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास ये सिचुएशन हो तो ऐसे में आपके हिसाब से क्या सही होगा। 3 सिचुएशन अलग अलग है, इसको समझना। और यहाँ पे प्रश्न जो पूछे गए थे 2018 में, क्योंकि ये एग्जाम मैं खुद देकर आया हूँ और उस समय मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं समझ सकता हूँ कि प्रश्न आपके किस हिसाब से पूछे गए हैं। और यहाँ पे आपने क्या समझना है कि हर प्रश्न का जो आंसर है वो आपके पास ऐसा नहीं है कि हर प्रश्न का जो आंसर है वो आपके पास एक पर्टिकुलर रहे, उसमें अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। इसमें डिपेंड करता है कि एक जो टीचर है, टीचर के हिसाब से पूछा गया है तो किस तरह से पूछा जाना चाहिए, स्टूडेंट के हिसाब से किस तरह से। बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट रहते हैं, वो डायरेक्ट टॉपिक पे आपको मैं बता दूंगा कि किस किस थ्योरी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके देखने को मिले। हालांकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन इसको आप कहेंगे, ना कि इसको हम साइकोलॉजी सेक्शन कहेंगे। साइकोलॉजी सेक्शन का मतलब है कि पूरा का पूरा मनोविज्ञान आपसे पूछा गया है, लेकिन मनोविज्ञान कौन सा, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि यहाँ पे बालक की अगर हम बात करें, बाल विकास की हम बात करते हैं, तो बाल विकास के साथ हम इसमें शिक्षा शास्त्र, उसका पेडागोजी इसको कहते हैं, इसका अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। तो प्रश्नों को समझिएगा थोड़ा सा। पहला प्रश्न आपके सामने मैं पढ़कर सुना रहा हूँ और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करने की, क्योंकि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो रट्टे मारने से आपके नहीं आने वाला है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन को रटने से नहीं आने वाला है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डिपेंड करेगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर वो पॉइंट ऑफ व्यू आपने समझ लिया तो एग्ज़ाम जो है आपका आराम से हो जाएगा। प्रश्न सुनिएगा। पहला प्रश्न आपके पास है, द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड पेरिफेरीज ऑफ एक्सट्रीमीज डिनोट द, यानी कि प्रश्न क्या पूछा गया है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंतरांगों की ओर का जो विकास है वो क्या दर्शाता है। तो डेवलपमेंट फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड पेरिफेरीज ऑफ एक्सट्रीमीज डिनोट, तो ये क्या दिखाता है, शरीर के केंद्रीय भाग से, केंद्र भाग कहाँ पे आपका सभी को पता है, केंद्र भाग से परिधियों या फिर अग्रांगों की ओर की जो आपके पास विकास है ये आपके क्या दर्शाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट, या फिर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ द कैस्केड डेवलपमेंट। क्या आपके बताएगा, हिंदी में इसको मैं एक बार बता देता हूं। ऑप्शन आपके पास विकेंद्रीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य विकास के सिद्धांतों को, या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। क्या ये बताता है, तो शरीर के केंद्रीय जो भाग है ये आपके पास थोड़ा सा, क्योंकि विकास की हम डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट आपके जो शरीर की होगी, जो फिजिकल डेवलपमेंट होगी उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था। तो ये कैसी आपकी रहेगी, केंद्रीय भाग से अगर परिधियों की ओर की विकास को जो है किस तरह से इसको डिनोट किया जाता है, उसे कहा जाता है मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों की ओर से इसको डिनोट किया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ द प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। आपके ऑप्शन जो थर्ड था ये आपके यहाँ पे सही हो जाना था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड वेयर, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की ऐसी संस्था है जहां पे क्या होता है, क्या वहां पे आपके पास स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल रूटीन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, स्कूल एक्टिविटीज ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, या फिर स्कूल टीचर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। हिंदी में एक बार ऑप्शन आपको मैं बता देता हूं, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी अवस्था है जहां पे आपके पास प्रमुख स्थान बच्चों का होता है। ऑप्शन आपके पास सेकंड है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। अगला ऑप्शन आपके पास रहेगा, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है। और अगला जो ऑप्शन है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है।
अब आपने बताना है कि स्कूल की अगर मैं बात करूं, समाजीकरण की बात की जा रही है, सोशलाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि बच्चों के समाजीकरण के लिए जो है स्कूल एक कैसी संस्था है। यहाँ पे जो संस्था आपके पास स्कूल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास प्रमुख स्थान जो है स्कूली बच्चों का होता है, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड सेंटर आपके पास, यहाँ पे स्कूल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ, चाइल्ड सेंटर आपके पास स्कूल रहते हैं। और स्कूलों का काम क्या है कि बच्चों को समाजीकरण के विषय में समझाया जाए। और क्योंकि समाज जो है, अगर हम समाज की बात करें, समाज का एक लघुकृत जो रूप है वो आपके स्कूल को माना जाता है, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आएंगे। ये लोग का मतलब है कि बच्चे आएंगे, अलग अलग समुदाय से आने वाले हैं, अलग अलग एज ग्रुप के होंगे और अलग अलग परिवेश, वेशभूषा और कास्ट के बेस पे हो सकते हैं, कल्चर के बेस पे हो सकते हैं, संस्कृति के बेस पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, समाज का एक जो कह सकते हैं कि लघु रूप आपके पास है, जो कि समाजीकरण की भूमिका आपके यहाँ पे देखने को मिलती है। और समाजीकरण की भूमिका में जो है प्रमुख स्थान आपके जो है स्कूल में जो रहेगा वो हमेशा स्कूली बच्चों को आपके देखने को मिलता है। ओके, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ सकते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे हैं? ऑप्शन आपके पास दिया है, एक बार इंग्लिश इसको मैं पढ़ लूँ आपके। इफ यू ज्वाइन ए टीचर fraternity and choose the dress like most of the others in your group, you are exhibiting किसकी तरह? ग्रुप आइडेंटिटी, ऑबिडेंस, कॉम्प्लियंस या फिर कंफर्मिटी। तो ऑप्शन आपके पास हिंदी में एक बार पढ़ लेता हूं। क्या ये समूह पहचान का आपके पास प्रतीक रहेगा, या फिर समूह आज्ञाकारिता का, या फिर आपके पास यहाँ समूह निर्देश अनुपालन का, और ऑप्शन डी रहेगा समूह की अनुरूपता का। तो यहाँ पे जब जो है एक ड्रेस कोड आपके लिए रखा जाता है जो कि आपको क्या दिखाता है, समूह की अनुरूपता आपके दिखाता है कि अगर एक ड्रेस कोड है तो टीचर का एक अलग ड्रेस कोड होगा, आपके जो है जो बाकी क्लर्क है उनका अलग ड्रेस कोड होगा, इसके अलावा आपके पास पीएन चौकीदार वगैरह है उनका एक अलग ड्रेस कोड होगा। तो आपको इसमें पहचानने में आसानी होगी। तो ये समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन आपके करता है। आगे चलेंगे, यहाँ पे आपको समझ में आ गई बात कि रट्टा लगाने से यहाँ पे नहीं होने वाला है ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, जैसे कि अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजे, आपके आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के किस चरण से प्राप्त होती है या किस चरण में प्राप्त होती है। वस्तु का स्थायित्व की अवधारणा यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चों में कहाँ पे देखने को मिलता है, किस स्टेज में देखने को मिलता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज है वहाँ से ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन एक बार इसके देख लेते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। हिंदी में एक बार आपको मैं बता देता हूँ, संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन। आपने बताना है कि वस्तु का स्थायित्व की जो अवधारणा है यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो जो मेरे अपने क्लास के स्टूडेंट है स्टेट कैट की जो तैयारी कर रहे थे उन सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है, जिसके बाद बच्चा आपके पास रोना, आपके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस रोना शुरू कर देता है बच्चा अगर उसकी वस्तु छुपा दी जाती है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस कहाँ पे देखने को मिलता है? हालांकि थोड़ी देर रोता है, उसके बाद वो भूल जाता है कि वो अस्तित्व में नहीं है, ये वाली बात। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज जो ऑप्शन हमने फर्स्ट देखा था, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको आपके संवेदी गामक क्रिया शिशुवस्था के अंदर आपके पास जो आती है, तो यहाँ पे सेंसरी मोटर स्टेज में आपके पास राइट हो जाएगा। तो किस चरण की विशेषता है सेंसरी मोटर स्टेज की? फर्स्ट आपके पास जो स्टेज देखने को मिलती है। इसके अलावा ना केवल ये बल्कि अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन सी विशेषता है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि इस जो स्टेज के अंदर जो है किस एज ग्रुप को रखा गया है अकॉर्डिंग टू पियाजे। इसके अलावा पियाजे जो आपके पास के फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट, माफ कीजिएगा, आपके पास एकोमोडेशन आपके पास जो लेकर आते हैं, इक्विलिब्रियम आपके पास लेकर आते हैं, ये भी आपको एक बार समझना है थोड़ा सा कि क्या क्या चीज़ें हैं। क्लास के अंदर करेंगे इसको डिस्कस। अगर मुझे समय रहा तो संडे सेक्शन आपके लिए स्टार्ट कर दूंगा, बट डिपेंड करेगा कि आपके जो है कितने कमेंट्स यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर अच्छे कमेंट्स आते हैं, अगर स्टूडेंट चाह रहे हैं कि आपको पढ़ाया जाए,
तो बेशक मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ओर से यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको सीटेट के हिसाब से पढ़ाया जाए। इस सीटेट में आपके रट्टे लगाने वाले या डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम रेयर देखने को मिलते हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होता है जस्ट टॉपिक। आगे चलेंगे। इंडिविजुअलाइजेशन एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ, बताना है आपने व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके संदर्भ में बनाई जाती है। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, ऑप्शन फर्स्ट रहेगा आपके पास स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन सेकंड रहेगा आपके पास चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन थर्ड रहेगा ओपन स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम और ऑप्शन 4 रहेगा ई लर्निंग एजुकेशन प्रोग्राम। यानी कि व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम की अगर हम बात करें, कार्यक्रम की जो योजना है किसके संदर्भ में बनाई जाती है, विशेष शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में, या फिर मुक्त शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। और ऑप्शन 4 आपके पास ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में। अब इंडिविजुअलाइज आपके पास एजुकेशन प्रोग्राम है तो किस पर ध्यान रखकर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपके पास बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, जिसको आपके कहा जाता है ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोग्राम को बेस आपके ये बनाई जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाना था। आगे चलेंगे। बिटवीन, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। मंथ्स ऑफ एज मोस्ट चिल्ड्रन बिगन टू कंबाइन वर्ड्स इनटू शॉर्ट सेंटेंस व्हाइल स्पीकिंग। महीनों की आयु, कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन आपके पास रहेंगे 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30, 30 to 36। तो सभी को पता है कि किस आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे छोटे छोटे वर्डों को मिलाकर एक वाक्य बोलने की कोशिश करते हैं। तो ये 18 to 24 मंथ, 18 से लेकर 24 महीने के जो बच्चे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे वर्ड को आपके पास एक वाक्य के रूप में जो है प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं या वाक्य बोलने की ये कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास बी दिया था ये राइट हो जाना था। अगला क्वेश्चन आपके पास देख लेते हैं। बुद्धि लब्धि या फिर आईक्यू की जो अवधारणा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस या फिर आपके आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपके पास गेल्टन है, बीने है, स्टर्न है और टर्मन है। तो ऑप्शन यहाँ पे स्टर्न राइट आपके होना था। एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा उलझाने वाला कई बार बन जाता है। आईक्यू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, आईक्यू शब्द पहली बार दिया किसने, आईक्यू का फॉर्मूला किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया, आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, कब इसको पहली बार प्रयोग किया गया। ये सारे प्रश्न अलग अलग बन जाते हैं, तो उस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपके देख लेंगे। क्रिएटिविटी इज टफ टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, सृजनात्मकता को जो है किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, ऑप्शन आपके पास है फ्लूइड इंटेलिजेंस, ऑप्शन सेकंड आपके पास क्राइस्टलाइज इंटेलिजेंस या क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, ऑप्शन थर्ड है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ऑप्शन फोर्थ है आपके पास डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो सृजनात्मकता जो क्रिएटिविटी है सभी को पता है, कॉन्सेप्ट ऑफ किसका है, कॉन्सेप्ट विविध सोच का है, यानी कि हम कहेंगे इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपके राइट हो जाना था। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास जो है 9। द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेशलाइज इन इट्स रूल। द acceptable sound combinations of a language are specified in its rule. Phonological, grammatical, syntactic या फिर आपके पास inflection। हिंदी में एक बार इसको मैं पढ़ लेता हूँ। किसी भाषा के सभी-कृत ध्वनि संयोजकों की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत किसके नियमों के अंतर्गत इसको बनाया गया है, या इसके अंतर्गत जो नियमों के किस नियम के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो आपके पास एक्सेप्टेबल साउंड्स कॉम्बिनेशन ऑफ ए लैंग्वेज, तो वैसे भी आपने सुना होगा फोनेटिक्स से, तो फोनोलॉजिकल आपके पास जो ऑप्शन फर्स्ट है जिसको कहते हैं ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट था ये राइट आपके हो जाना था। आगे चलेंगे। आगे आपके पास है
द पोजिशन वेयर थॉट पैटर्न्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज इज कॉल्ड। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बार इंग्लिश में फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। द पोजिशन वेयर थॉट्स पैटर्न आर इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेज इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहेंगे? क्या इसे कल्चर टेंडेंसी कहेंगे, या फिर इसे कहेंगे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन, या फिर इसको कहेंगे कॉग्निटिव बायस, या फिर इसको कहेंगे सोशियो लिंग्विस्टिक जेनियस? बता दीजिए आपके पास। संस्कृत प्रभावित कहेंगे, भाषा निर्धारित कहेंगे, संज्ञानात्मक पक्ष कहेंगे, या सामाजिक भाषी उद्गृत कहेंगे? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? ऐसी स्थिति को हम कहेंगे लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल आप सुन लीजिए, क्यों इसको कहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि क्यों आपके पास सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित होती है। मानकर चलिए आपको किसी भाषा का ज्ञान ही नहीं है, जैसे कि मैं कहूँ आपको चाइनीज़ आपको नहीं आती है, ठीक है, या तो अगर आपको चाइनीज़ आती ही नहीं है तो आप कैसे चाइनीज़ में सोच सकते हैं? अगर आपकी जो थिंकिंग है, अगर आपका जो है प्रोसेस है माइंड का, अगर आपने कोई विचार विमर्श करना है, अपने माइंड में कुछ आपकी क्वायरीज चल रही है, तो जिस लैंग्वेज को आप अच्छे से जानते हो उस लैंग्वेज में वो चलेगी। मान लीजिए आपको कोई लोकल लैंग्वेज आती है, और लोकल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपको सभी को पता है कि हर एक जगह की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा होती है। उस क्षेत्रीय भाषा में अगर आप विचार विमर्श कर रहे हो तो वहाँ पे भाषा आधारित वो आपके पास सोचने समझने की प्रक्रिया आपकी चल रही है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जिसका आपको ज्ञान ही नहीं है, उस भाषा में सोचने की प्रक्रिया आप यहाँ पे डन कर ही नहीं पाएंगे। या हम कहें कि सोचने की जो प्रक्रिया है वो आपके पास उसी भाषा से संबंधित आपकी हो सकती हैं जिस भाषा का आपको ज्ञान हो। तो बात समझ में आई? यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास भाषा नहीं है तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सोचने के लिए आपको कोई लैंग्वेज तो आनी चाहिए, और जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती तब तक आपका जो प्रोसेस है सोचने का वो आपका नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थॉट प्रोसेस जो पूरी तरह से जो है वेरी करता है, ये लैंग्वेज पे करता है। कोई ना कोई लैंग्वेज आपके पास होनी आवश्यक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, रवि रिपेयर अप्लायंस बाय टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द cause of the malfunction based on his experience with the symptoms he uses। अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना करना या परिकल्पना का प्रशिक्षण या परीक्षण कर रवि उपकरणों की मदद करता है। वह उपयोग करता है किसका? ऑप्शन आपके पास है इनसाइट का, एल्गोरिदम्स का, मेंटल सेट, या फिर ह्यूरिस्टिक जो आपके पास अप्रोच यूज की जाती है, या ह्यूरिस्टिक मेथड आपके पास जो रहता है, इसका किसका आपके उपयोग करता है? तो अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों की खराबी के कारण की जो जांच करना या परिकल्पना का परीक्षण करना, ये आपके पास रवि जो है इसमें उपकरणों की जो मरम्मत करता है किस आधार पे करेगा? वो उपयोग कर रहा है आपके पास अनुमान विधि, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड। अब इसमें अनुमान आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। मान लीजिए अभी मैं आपके लिए कक्षा, आपके लिए मान लीजिए क्लास में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास आपकी है, और अभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो ऐसे में यहाँ पे मैं क्या करूँगा? ह्यूरिस्टिक अप्रोच जो है, ह्यूरिस्टिक जो मेथड है, उस विधि का यहाँ पे प्रयोग करूँगा। पहले मैं देखूँगा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि सभी की लाइट गई है, ठीक है, और जब मैंने बाहर जाकर देखा तो मैंने क्या देखा कि लाइट तो बाकी के आस पड़ोस में है। अब मैं अनुमान लगाऊंगा कि हो सकता है कि जो मेरी लाइट है उसका जो बल्ब है वो आपके फ्यूज हो गया, हालांकि अब वो जमाना चला गया है बल्ब फ्यूज हो रहा, ठीक है। तो अब हो सकता है कि मैं अनुमान यहाँ पे ये लगाऊं, क्योंकि अब यहाँ पे बल्ब है नहीं, अब ट्यूब लाइट्स मैक्सिमम आपके पास हैं, सभी को पता है, और एलईडी बल्ब आपके पास है जिनकी संभावना बहुत कम रहती है। तो मैं देखूंगा कि आपके पास मेरी जो बिल्डिंग है, क्या पूरी बिल्डिंग में मेरी लाइट है? अगर मेरी पूरी बिल्डिंग में लाइट है, फिर मैं देखूंगा कि मेरे इस कमरे में लाइट है, क्या मेरे नेक्स्ट रूम में आपकी लाइट है, इस तरह से। तो यानी कि मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, किसका यूज कर रहा हूँ? ह्यूरिस्टिक मेथड का, अनुमान विधि का। तो अनुमान द्वारा जो है एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि हाँ, इस एक रूम में लाइट नहीं है, बाकी दूसरे में है, या फिर इसमें भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, हो सकता है आपके फ्यूज चला गया हो। तो यहाँ पे जो मेथड यूज किया जा रहा है ये ह्यूरिस्टिक है, अनुमान विधि आपके यहाँ पे। तो रवि भी यहाँ पे उपकरणों की जो मदद है, अपने उपकरणों की जो मरम्मत वो कर रहा है, अपने अनुभव के आधार पे वो कर पा रहा है, लेकिन किस विधि द्वारा?
अनुमान विधि द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो डी था ये आपके पास यहाँ पे सही हो जाना था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास रहेगा, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। देखिए दिव्या क्या कर रही है, दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच शी कैन हैंडल इजीली शी इज यूजिंग। हिंदी में इसको एक बार बता दूं मैं आपको, दिव्या अक्सर जो है निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर जो है आसान बना लेती हैं। अब वो उपयोग कर रही है, किसका उपयोग कर रही है। देखिए ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको कितना आप रट के जाओ, ये आपके पास कुछ कॉमन सेंस क्वेश्चन भी है। देखिए क्या इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे जो आपके पास दिव्या जो यूज कर रही है रिडक्शनिज्म या फिर सेकेंडरी इलेबोरेशन का या फिर सब गोल एनालिसिस का या फिर फंक्शनल फिक्स्डनेस का, किसका यूज कर रही है। हिंदी में इसको कहेंगे किसका यूज कर रही है, कम करने की विधि का, द्वितीय विस्तारण विधि का, या फिर उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या फिर आपके पास क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। एक चीज याद रखना, कभी भी जब आपके पास बेशक आप हिंदी मीडियम वाले हो बेशक आप इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले एक बार हिंदी में जरूर पढ़ लेना और हिंदी मीडियम वाले एक बार इंग्लिश में जरूर क्वेश्चन को पढ़ लेना, जल्दबाजी मत करना। तो यहाँ पे जो है दिव्या क्या कर रही है, दिव्या को जो एक टास्क दिया है, मानकर चलिए कि दिव्या को कहा गया है कि एक पूरे दिन में जो है 10 चैप्टर लर्न करने हैं। अब इसको पूरा करने के लिए दिव्या ने क्या किया, दिव्या ने इसको छोटे छोटे टास्क में बांट दिया। अब मानकर चलिए कि 10 चैप्टर पढ़ने हैं और 10 चैप्टर को पढ़ने के लिए जो एक दिन आपके दिव्या को दिया गया है, अब दिव्या ने क्या किया, 2 चैप्टर सुबह लर्न कर लिए, ठीक है, 2 चैप्टर मानकर चलिए आपके पास ब्रेकफास्ट के बाद लर्न कर लिए, ठीक है, इसके अलावा 2 चैप्टर उसने जो है लंच से पहले लर्न कर लिए, ठीक है, 2 चैप्टर आपके पास लंच के बाद उसने लर्न कर लिए, ठीक है, और 2 चैप्टर उसने क्या किया, सोने से पहले उसने लर्न कर लिए। तो उसने क्या किया कि छोटे छोटे टास्क आपने बना दिए। अब यहां पे मैंने तो आपके इस तरह से आपको बता दिया, यहां पे टास्क आपके कितने बने, यहां पे टास्क आपके बन गए 5। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइनमेंट जॉब्स इनटू स्मॉल टास्क विच कैन हैंडल इजीली। तो यहाँ पे आपके पास टास्क की कोई लिमिट नहीं है कि आपके कितने टास्क में आपकी ये काम करना है। यहाँ पे मतलब क्या है कि उसको एट द एंड जब आपके पास शाम हो जाएगी, एक दिन में उसको टोटल आपके पास चैप्टर जो लर्न करने हैं वो टोटल कितने लर्न करने हैं, 10 लर्न करने हैं। तो यहाँ पे दिव्या ने ये छोटे छोटे टास्क करके जो चैप्टर को लर्न किया है, यहाँ पे उसने क्या यूज किया है, सब गोल एनालिसिस। उसने क्या यहाँ पे गोल बनाया कि 2 चैप्टर मुझे सुबह लर्न करने हैं, एक छोटा सा गोल उसने 2 चैप्टर का रखा। फिर उसने चैप्टर 2 आपके पास क्या रखा कि उसने ब्रेकफास्ट के बाद 2 आपके जो है ब्रेकफास्ट से पहले उसने 2 आपके फिर से लर्न करने हैं। फिर आपके पास लंच से पहले 2 लर्न करने हैं, लंच के बाद फिर से 2 लर्न करने हैं। छोटे छोटे गोल बना दिए, टास्क आपके वही है। टोटल उसने कंप्लीट टास्क कितने किए, 10। लेकिन इस 10 टास्क को उसने किस में किया, छोटे छोटे गोल में, सब गोल एनालिसिस का उसने यहाँ पे यूज किया है। तो ऑप्शन अगर आप यहाँ पे 3rd देखें तो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का यहाँ पे दिव्या के द्वारा उपयोग किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न आपके पास आगे रहेगा, सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल, दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। तो यहां पे आपके पास क्या है, सोसाइटी डिटरमाइन द रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल, यानी कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप आपके पास है जो कि आपके पास एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि जो पुरुष और महिला है समाज द्वारा उनकी जो कुछ एक भूमिकाओं का निर्धारण किया गया है, तो ये आपके पास क्या कथन बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसको थोड़ा सिंपल और वे में आपको समझाऊं, जैसे कि समाज ने क्या निर्धारण किया है कि जो आपके पास महिलाएं हैं वो घर के काम वगैरह करेगी, जैसे कि आपके पास घर में खाना वगैरह बनाने का काम है वो महिलाओं को दिया गया है। ऐसा समाज की ओर से, मैं समाज की ओर से कह रहा हूँ, मैं बायस नहीं हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दूसरी ओर पुरुषों का क्या काम है, जैसे कोई भारी काम करना है वो हमेशा पुरुष ही करेंगे। इसका निर्धारण कौन कर रहा है, समाज कर रहा है। तो यहाँ पे वही बात पूछने की कोशिश की जा रही है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल ऑफ द मेल एंड फीमेल, द स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स। तो किसको ये बता रहा है, ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, कौन से आपके पास है, जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट,
जेंडर एज ए हेरिडिटी इंडोमेंट, या फिर जेंडर एज एन इंटीट्यू कंस्ट्रक्ट, या फिर जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। हिंदी में इसको एक बार मैं बता देता हूँ। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो ऑप्शन अगर आप डी देखें, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, तो यहाँ पे लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया गया था बिल्कुल आपके राइट हो जाना था। अगला प्रश्न, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ। ग्रेडिंग हो गया, कोडिंग हो गया, अंकन हो गया, क्रेडिट संचय जो प्रणाली है ये किसके क्या उदाहरण है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन है इवेल्युएटिंग प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट ऑफ द एग्जामिनेशन। सेकेंड ऑप्शन आपके पास रहेगा सिंबॉलिक पोजिशन ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। ऑप्शन थर्ड रहेगा डिपिक्टिंग द एकेडमिक प्रोसेस इन रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन फोर्थ आपके पास रहेगा स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स। हिंदी में इसको मैं बता देता हूँ, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन या फिर क्रेडिट संचय प्रणाली जो है ये किसके उदाहरण आपके पास हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया के, कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि के, या फिर आलेख पत्र जिसको आप रिपोर्ट कार्ड कहते हो उसके अकादमिक प्रगति को दर्शाने के। और ऑप्शन जो फोर्थ रहेगा अधिगमकर्ता की उपलब्धियों के आकलन की जो है गणन विधि के। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम जो है ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट। ऑप्शन यहाँ पे जो फोर दिया था ये बिल्कुल आपके ठीक हो जाना था। समझ में आई बात? क्वेश्चन को समझना है, रटने का यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ग्रेडिंग, कोडिंग सभी को पता है, आपके पास क्या है आप देखते होगे, आपकी भी अपने जब आप स्कूल में थे उस समय आपने देखा होगा। आगे चलते, अगला प्रश्न आपके पास रहेगा असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अचीवमेंट्स हेल्प द टीचर टू, यानी कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन जो है शिक्षकों की सहायता करता है। तो किस प्रकार करेगा? असेसमेंट ऑफ द लर्नर्स अचीवमेंट्स हेल्प द टीचर टू मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर। क्या यह अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है या सहायता करता है? ऑप्शन सेकंड रहेगा इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। क्या मूल्य जो आपके पास शिक्षण अधिगम विधियां है उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में आपके पास ये मदद करता है? ऑप्शन थर्ड रहेगा मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम, यानी कि कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं की जो है क्षमता समूह बनाने में मदद करता है। या फिर आपके पास ऑप्शन जो फोर और अंतिम रहेगा प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, यानी कि शिक्षण की गतिविधियों की सूची तैयार करने में मदद करता है। तो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धियों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे उपलब्धि का जो आकलन है ये शिक्षकों की जो सहायता करेगा, ये किस में करेगा? इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, यानी कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में यहाँ पे मदद मिलेगी। अब यहाँ पे कैसे मदद मिलेगी? शिक्षण अधिगम की जो विधियां हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी यहाँ पे क्या है कि शिक्षक जो है जिस विधि का प्रयोग कर रहा है एक क्लासरूम के अंदर, उस विधि के द्वारा क्या स्टूडेंट को मदद मिली? अगर स्टूडेंट को उस विधि द्वारा मदद नहीं मिल पा रही है तो टीचर को यहाँ पे सहायता मिलेगी ये जानने में कि वो आपके जो जिस मेथड का यूज कर रहा है वो इफेक्टिव आपके नहीं है, तो ऐसे में वो मेथड आपके चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया? असेसमेंट ऑफ लर्नर अचीवमेंट हेल्प द टीचर्स टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाना था। ठीक है, आगे चलेंगे। ऑप्शन आपके पास जो है नेक्स्ट आपके देख लेते हैं क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो समावेशी शिक्षा तो काफ़ी चर्चा में रहा है पिछले कुछ सालों से। समावेशी इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन आपके पास है सोशल इक्विलिब्रियम, इक्वलिटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबरेशन, वर्ड ब्रदरहुड। यानी कि सोशल इक्विलिब्रियम जिसको आप सामाजिक संतुलन कहते हैं, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि समता एवं समान अवसर पर, सोशल एग्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर,
वर्ल्ड ब्रदरहुड यानी कि विश्व बंधुता पे समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आपने बताना है। और अभी हम फिलहाल यहीं पे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास ये ऑप्शन जो है मैंने आपको बता दिए हैं। इसके ए बी सी और डी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मुझे मैक्सिमम स्टूडेंट के कमेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, लगता है कि आप सीरियस हो, बाकी के जो 50 क्वेश्चन आगे के रह गए हैं वो भी आपके साथ विद ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्व आपको करवा दूंगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी क्वेश्चन पेपर की, वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, एग्जाम से लगभग आपके पास 10 से 15 दिन पहले आपको ये इसकी पीडीएफ बना के दे दूंगा। दोनों पेपर की हर सेक्शन आपको मिल जाएगा। मैथ वालों को मैथ का मिल जाएगा, एसएसटी यानी सोशल साइंस वालों को एसएसटी के साथ आपके 2 अलग अलग यानी कि 4 पीडीएफ टोटल आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। हिंदी इंग्लिश उसमें इंक्लूड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा पेपर आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर मुझे लगेगा कि आप सीरियस हो, दोनों पेपर आपको मैं टेलीग्राम चैनल सेम क्वालिटी लर्न पॉइंट के नाम से अवेलेबल है, उस पर आपको यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वहाँ पे आपको जो है बिल्कुल आपको आराम से ये पेपर आपके मिल जाएंगे। तो अभी आपके नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट रहेगा इसी क्लास का, वो आपको मैं तब प्रोवाइड कराऊंगा। पहले इस पर देखते हैं रिस्पॉन्स कितने हैं। अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प मिल रही है तो नेक्स्ट पार्ट आपके लिए जरूर लेकर आऊँगा। आप चाहें तो यहाँ पे मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।